उसी गांव के कोने पर स्थित थी नीलगढ़ की हवेली। सफेद पत्थरों से बनी ये हवेली अब काली पड़ चुकी थी। उसी हवेली के भारी लोहे के मुख्य दरवाजे पर गांव के मुखिया दीनानाथ और अजीत खड़े थे। अजीत को पैसों की सख्त जरूरत थी क्योंकि उसके बेटे सोनू की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। देखो अजीत, मैं गांव का मुखिया होने के नाते तुम्हें ये काम सौंप रहा हूं। आज से इस नीलगढ़ की हवेली के रखवाले तुम ही हो। ध्यान रखना, जमींदार साहब ने शहर जाने से पहले साफ कहा था कि हवेली में कोई बाहरी इंसान पैर ना रखे। जी मुखिया जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम अपनी जान लगा देंगे, पर हवेली की सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने देंगे। मालिक का भरोसा नहीं टूटेगा। अच्छी बात है अजीत। जमींदार साहब तो साल में 1-2 बार ही शहर से यहाँ आते हैं, लेकिन वो दूर रहकर भी हर खबर रखते हैं। हम समझ रहे हैं मुखिया जी, पर अगर हमें मालिक तक कोई जरूरी बात पहुंचानी हो, ये घर के राशन पानी के लिए कोई संदेश देना हो, तो कैसे होगा? उसकी चिंता मत करो। अपने गांव का सोमेश है ना, जो रोज सुबह अपनी मोटरसाइकिल से शहर दूध बेचने जाता है, वो जमींदार साहब के बंगले के पास से ही गुजरता है। उससे कह दोगे तो वो तुम्हारा हर संदेश मालिक तक पहुंचा देगा। अच्छा, वही सोमेश जो सुबह सुबह सफेद रंग का बड़ा सा ड्रम बांध कर निकलता है? हाँ, वही सोमेश। लड़का भला है, तुम्हारी मदद कर देगा। ठीक है मुखिया जी, हम उससे तालमेल बिठा लेंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो अजीत। इस हवेली की नौकरी जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। तुम्हें सिर्फ इसके बाहरी अहाते, आंगन और नीचे के मुख्य कमरों की ही देखभाल करनी है। जी मुखिया जी, जैसा आप कहें। पर नीचे के कमरों के अलावा भी तो हवेली बहुत बड़ी है। जमींदार साहब की सख्त हिदायत है। हवेली के पीछे एक छोटा सा तहखाना है जिसका रास्ता रसोई के पीछे से जाता है। तुम्हें उस तरफ भूल कर भी नहीं जाना है। तहखाना? काहे मुखिया जी, वहाँ कुछ कीमती सामान रखा है क्या, या कोई और बात है? वहाँ क्या है और क्या नहीं, ये जानने की कोशिश मत करो अजीत। बस इतना समझो कि वहाँ पैर रखना भी मना है। खासकर वहाँ एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा है, उसे तो छूना भी पाप है। अच्छा, लेकिन मुखिया जी, अगर वहाँ धूल जमी रही या चूहों ने कुछ नुकसान पहुँचाया, तो मालिक हमें ही जिम्मेदार ठहराएंगे ना? चाहे कुछ भी हो जाए अजीत, जमींदार साहब का हुक्म है। तहखाने का दरवाजा हमेशा बंद रहना चाहिए और उस संदूक से दूर रहना। कौन सा संदूक, कैसा संदूक, ये सब सवाल अपने दिमाग से निकाल दो। बस याद रखो, वो दरवाजा ना खुले। ठीक है मुखिया जी, जैसा मालिक का हुक्म और जैसा आपका निर्देश, हम वैसा ही करेंगे। अच्छा, अब अंधेरा होने को है। पहाड़ों में रात का कोई भरोसा नहीं होता। मैं चलता हूँ, तुम भी अपने घर जाओ और कल सुबह से काम पर लग जाना। ध्यान रखना मेरी बातों का। मुखिया दीनानाथ अपनी लाठी टेकते हुए पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ गए। अजीत कुछ देर वहीं खड़ा रहा। हवेली के ऊंचे झरोकों से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जिससे उसके बदन में एक सिहरन दौड़ गई। वो तेज कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ा, जो हवेली से थोड़ी ही दूरी पर था। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी कमला और उसका बेटे सोनू उसका इंतजार कर रहे थे। सोनू चारपाई पर बैठा कुछ खेल रहा था, जबकि कमला के चेहरे पर उत्सुकता थी। का हुआ जी, मुखिया जी से बात बनी कि नहीं? हवेली का काम हमको मिला का? आप इतने गंभीर काहे दिख रहे हैं? हाँ कमला, बात बन गई है। मुखिया जी ने नीलगढ़ की हवेली की चाबियां हमारे हवाले कर दी हैं। अब से हम ही वहाँ के रखवाले हैं। अरे सच में? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। भगवान ने हमारी सुन ली। सोनू के इलाज के लिए जो पैसे चाहिए थे, अब उसका इंतजाम हो जाएगा। हाँ जमींदार साहब, महीने का अच्छा पैसा देने को राजी हुए हैं। लेकिन कमला, मुखिया जी ने एक बड़ी अजीब और सख्त चेतावनी दी है। कैसी चेतावनी जी? क्या कहा उन्होंने? क्या वहाँ चोर डाकुओं का डर है? नहीं, चोरों का नहीं। उन्होंने कहा कि हवेली के बाकी हिस्सों में काम करना, पर रसोई के पीछे जो तहखाना है उस तरफ कदम भी मत बढ़ाना। अरे बस इतनी सी बात, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जमींदार लोगों के अपने कई गुप्त सामान होते हैं, गहने जेवर या पुरखों की संपत्ति होगी जो वो छुपा कर रखते हैं। नहीं कमला, बात सिर्फ छुपाने की नहीं थी। मुखिया जी जब उस संदूक का जिक्र कर रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि वहाँ एक पुराना लकड़ी का संदूक है जिसे भूल कर भी नहीं छूना है। संदूक?
भला एक पुराने संदूक में ऐसा क्या होगा जिससे मुखिया जी जैसा रसूखदार आदमी भी डर जाए? मुझे तो लगता है जमींदार ने कोई खजाना छुपाया है। पिताजी, क्या उस हवेली में भूत रहता है? गांव के बच्चे कहते हैं कि वहां रात को रोने की आवाजें आती हैं। चुप कर सोनू, बच्चों को बड़ों की बात के बीच में नहीं बोलना चाहिए। और ये भूतों की मन गरम कहानियां सुनना बंद करो। वहाँ कोई भूत नहीं है। हाँ सोनू, तेरे पिताजी सही कह रहे हैं। देखिए जी, हमारा काम पहरेदारी का है, तो हम सिर्फ अपना काम करेंगे। हमें क्या लेना देना कि तहखाने में क्या है और संदूक में क्या है। हाँ, तुम सही कह रही हो कमला। हमें सिर्फ अपनी नौकरी बचानी है और सोनू का इलाज कराना है। बाकी सब बातें बेकार हैं। अब छोड़िए ये सब सोचना। रात गहरी हो रही है और पहाड़ों की हवा ठंडी हो चली है। सोनू को भी नींद आ रही है। चलिए खाना खाकर सो जाते हैं। कल सुबह आपको जल्दी जाना है। कमला और सोनू तो सो गए, लेकिन अजीत की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो खिड़की से बाहर दिखती उस काली हवेली की परछाई को देख रहा था। उसके दिमाग में मुखिया दीनानाथ के शब्द किसी गूंज की तरह टकरा रहे थे। उस संदूक का रहस्य उसके अंतर्मन को बेचैन कर रहा था, पर वो अपने डर को दबाकर आंखें मूंद लेता है। अगली सुबह अजीत हवेली पहुंचा और काम में जुट गया। 2 दिन शांति से बीते। तीसरे दिन सुबह सुबह जब वो हवेली के मुख्य रास्ते पर झाड़ू लगा रहा था, तभी सोमेश अपनी मोटरसाइकिल रोक। राम राम अजीत भैया। कैसे हो? सुना है हवेली की कप्तानी अब तुम्हारे हाथ में है। हाँ, मुखिया जी की कृपा से काम मिल गया है। तुम बताओ, शहर जा रहे हो क्या आज? हाँ भैया, रोज की तरह दूध सप्लाई करने शहर जा रहा हूँ। कुछ संदेशा देना है क्या मालिक को? हाँ सोमेश, मालिक से कहना कि अजीत ने काम संभाल लिया है और सब ठीक है। बस एक बात पूछनी थी मालिक से। क्या बात है भैया? पूछो, मैं मालिक के मुंशी जी को बता दूंगा। हवेली की रसोई के पीछे जो तहखाना है, उसकी चाबी किसके पास है? बहुत सीलन आ रही है जो नीचे के कमरों की दीवारों को खराब कर रही है। उसकी सफाई कर सकते हैं? ठीक है अजीत भैया, मैं आज शाम को लौटते वक्त मालिक के यहाँ से जवाब लेकर तुम्हें बता दूंगा। अपना ख्याल रखना, ये हवेली कुछ ठीक नहीं है। हाँ भाई, ध्यान से जाओ। दोपहर को अजीत जब घर लौटा तो उसकी तबीयत कुछ खराब थी। बुखार की वजह से उसका शरीर टूट रहा था। कमला ने जब उसका माथा छुआ तो वो फिक्र में पड़ गई। अरे जी, आपका शरीर तो तवे की तरह तप रहा है। आज हवेली में ज्यादा काम कर लिया क्या? पता नहीं कमला, अचानक दोपहर से बदन में बहुत तेज दर्द और हरारत महसूस हो रही है। आंखें भी नहीं खुल रही हैं। तब तो आप आज आराम करिए, दवा खाकर लेट जाइए। अरे आराम कैसे करूं? अभी तो काम शुरू किए 3 ही दिन हुए हैं। अगर आज मैं हवेली नहीं गया तो मुखिया जी सोचेंगे कि मैं कामचोर हूं। और आज सोमेश भी शहर से मालिक का संदेश लेकर आने वाला है। आप चिंता मत करिए, आज आपके बदले मैं हवेली चली जाती हूँ। नीचे की ही तो साफ सफाई करनी है। मैं सोनू को साथ ले जाऊंगी, वो भी थोड़ा घूम लेगा और मेरा हाथ भी बटा देगा। नहीं कमला, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। वो जगह सूनी है। अरे जी, सिर्फ आज ही की तो बात है। कल आप ठीक हो जाना, फिर चले जाना। और सोनू भी मेरे साथ है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, पर याद रखना, जो मुखिया जी ने कहा था, रसोई के पीछे वाले हिस्से की तरफ मत जाना। उस तहखाने से दूर रहना। हाँ हाँ, मुझे याद है। हमें क्या मतलब उस संदूक से। चलिए आप सो जाइए। कमला सोनू का हाथ पकड़कर हवेली पहुंच गई। हवेली के बड़े बड़े कमरों को देखकर सोनू हैरान था। कमला नीचे के कमरों में झाड़ू लगाने लगी। काम करते करते कमला रसोई घर में पहुंची। रसोई के ठीक पीछे एक छोटा संकरा लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर एक बड़ा सा जंग लगा ताला लटका था। अजीब बात यह थी कि वो ताला पूरी तरह बंद नहीं था, बल्कि आधा खुला हुआ था। वहां से एक अजीब सी सड़न और पुरानी लकड़ी की महक आ रही थी। कमला की उत्सुकता बढ़ गई। ये दरवाजा तो खुला पड़ा है। मुखिया जी कह रहे थे कि बंद रखना। अगर ये ऐसे ही खुला रहा तो कोई जानवर अंदर चला जाएगा। एक बार अंदर झांक कर देख ही लेती हूँ
कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो सब इतना डरते हैं। माँ, मुझे इस जगह से डर लग रहा है, चलो बाहर चले। यह बहुत अंधेरा है। डर मत सोनू, मैं तेरे साथ हूँ। बस 2 मिनट रुक, मैं देख कर आती हूँ कि अंदर क्या है। कमला ने उस भारी दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा की आवाज के साथ खुल गया। नीचे की तरफ पत्थरों की सीढ़ियां जा रही थीं। कमला सोनू का हाथ पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतरी। तहखाने के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना काले रंग का लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर अजीबोगरीब तांत्रिक आकृतियां बनी हुई थीं। संदूक का ढक्कन थोड़ा सा हटा हुआ था, जैसे कोई चीज उसके अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। अरे, ये तो सच में एक पुराना संदूक है, पर इसके ऊपर ये लाल रंग के निशान कैसे हैं? जैसे सूखा हुआ खून हो। और इसका ढक्कन, इसके अंदर क्या है? माँ, देखो, संदूक के अंदर से कोई हमें बुला रहा है। वहाँ 2 लाल आंखें चमक रही हैं। चलो माँ, भागो यहाँ से। रुक सोनू, देखने दे। इसके अंदर जरूर जमींदार का कोई कीमती खजाना है। अगर हमें वो मिल गया तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। कमला ने जैसे ही संदूक के ढक्कन को पूरी तरह उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तहखाने की एकमात्र मशाल अचानक बुझ गई और पूरा तहखाना घने ठंडे अंधेरे में डूब गया। संदूक के अंदर से एक बेहद डरावनी गहरी सांस लेने की आवाज आई। आ गई, तुम आ गई। कमला डर के मारे चीख पड़ी और सोनू को लेकर ऊपर की तरफ भागी। वो इतनी डरी हुई थी कि हवेली का मुख्य दरवाजा खुला छोड़कर सीधे अपने घर की तरफ भागी। रास्ते में ही उसे सोमेश अपनी मोटरसाइकिल पर मिला। अरे कमला भाभी, इतनी तेजी से सोनू को लेकर कहाँ भागी जा रही हो? चेहरा काहे सफेद पड़ गया है? अजीत भैया कहाँ हैं? सोमेश भाई, अजीत घर पर है, उनकी तबीयत खराब है। तुम बताओ, मालिक ने क्या कहा? भाभी, आज मैं मालिक के मुंशी जी से मिला था। जब मैंने तहखाने की बात की तो मुंशी जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा कि अजीत से कहो तुरंत हवेली छोड़कर भाग जाए। उस तहखाने में जो संदूक है वो कोई मामूली संदूक नहीं है। 100 साल पहले उस हवेली की मालकिन ने अपनी दासी की बलि देकर उसकी आत्मा को उस संदूक में कैद किया था। जमींदार साहब तो सिर्फ उस रूह को कैद रखने के लिए वहां पहरेदार रखते हैं। क्या रूह कैद है? पर सोमेश भाई, वो संदूक तो आज खुला हुआ था। क्या कह रही हो भाभी? अगर वो संदूक खुल गया तो वो अनर्थ कर देगी। वो रूह सबसे पहले उस इंसान को अपना शिकार बनाती है जो उसके संदूक को खोलता है या उसके करीब जाता है। तुम लोग अभी के अभी ये गांव छोड़ दो। सोमेश की बात सुनकर कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोती हुई अपने घर के अंदर घुसी, जहां अजीत चादर ओढ़े लेटा हुआ था। शाम भर चुकी थी और घर में अजीब सा अंधेरा छाया था। सुनिए जी, उठिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम तहखाने में गए थे, हमने वो संदूक देख लिया। सोमेश कह रहा है कि वहाँ कोई बुरी आत्मा कैद है। हमें अभी ये गांव छोड़ना होगा, वरना वो हमें मार डालेगी। उठिए जी। अजीत ने धीरे से अपनी चादर हटाई। कमरे के धुंधले उजाले में जब कमला ने अजीत का चेहरा देखा तो उसकी चीख गले में ही फंस गई। अजीत का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था। उसकी आंखें गायब थीं और उनकी जगह सिर्फ 2 गहरे खून से सने गड्ढे थे। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अब बहुत देर हो चुकी है कमला, तुमने मेरा संदूक खोल दिया। अब तुम इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। माँ, पिताजी के पीछे देखो, वो संदूक हमारे घर के अंदर रखा है। कमला ने पलटकर देखा। कमरे के बीचों बीच वही काला श्रापित संदूक रखा था, जिसका ढक्कन अब पूरा खुला हुआ था और उसके अंदर से काले धुएं के हाथ निकलकर कमला और सोनू की तरफ बढ़ रहे थे। घर का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और उस अंधेरी रात में कमला और सोनू की चीखें हमेशा के लिए नीलगढ़ की वादियों में दफन हो गईं।